हेलो हेलो हेलो, हम लोग देखने वाले हैं बेल सिस्टम। 10 मिनट के अंदर देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि बेल कैसे कैसे मिल सकती है। और बेल जो मिलती है तो उसमें कई सारी कंडीशंस होती है, वो भी देखने वाले हैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हम पहला देखेंगे कि बेल जो है क्या चीज होती है। बेल इज द टेम्पररी रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम कस्टडी ऑन फर्निशिंग श्योरिटी टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जमानत क्या है? जमानत न्यायालय में उपस्थित होने की गारंटी देकर अभियुक्त की अस्थायी रिहाई होती है। मतलब जो अभियुक्त जो होता है वो अस्थायी रूप से न्यायालय से रिहा हो सकता है जब जमानत उसको मिलती है तो। नॉट अ राइट टू एस्केप, भागने का अधिकार नहीं है। ये बस जेल से रिहाई है, कोई भागने का अधिकार नहीं है। श्योरिटी गारंटी, जमानतदार देना पड़ता है, क्योंकि बिना जमानतदार के या फिर गारंटर के आपको रिहाई नहीं मिलती है जल्दी। कोर्ट डिस्क्रिशन, जो न्यायालय का विवेक है उसके हिसाब से जमानत मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपने जमानत के लिए अप्लाई कर दिया और मिल गई, नहीं, जब तक न्यायालय की मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं मिलेगी। बेल बॉन्ड या फिर अंडरटेकिंग, ये बेल बॉन्ड भरे जाते हैं तब कहीं जाकर जमानत मिलती है। नेक्स्ट हमारे दो चीज आती हैं, बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो अपराध होते हैं जहां पर बेल मिल जाती, जमानत मिलने का प्राविधान है, जमानती अपराध कहलाते हैं। जैसे कि इसमें जमानत एक अधिकार पुलिस को देनी होगी, पुलिस दे सकती है जमानत जहां बेलेबल ऑफेंस होते हैं। कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें पुलिस खुद दे सकती है। जैसे कि माइनर ऑफेंसेस हो गए या फिर 3 साल तक की पनिशमेंट वाले जो हो गए, उसमें पुलिस दे सकती है। जैसे चोरी हो गई या फिर अतिक्रमण हो गया, जैसे ट्रेसपास बोलते हैं, इंसल्ट हो गई, इंसल्ट मतलब अपमान किसी का कर दिया, गाली गलौज कर दिया। और इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस में होते हैं ऐसे अपराध जिनमें जमानत नहीं मिलती है, ऐसे बिना कोर्ट की मर्जी से। जमानत का अधिकार नहीं होता है, न्यायालय का विवेक पर ये निर्भर करती है कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को देनी पड़ती है। ठीक है। और इसमें ऑफेंसेस होते हैं सीरियस ऑफेंस, जैसे 7 साल से ऊपर के जो ऑफेंस होते हैं उसमें वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, रॉबरी हो गई, ये सारे जो केसेस होते हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में आते हैं। न्यायालय कड़ी सत्य देता है तब जाके कहीं जमानत मिलती है। इसमें कैसे अप्लाई करते हैं? रेगुलर बेल अगर है तो, ठीक है। तो रेगुलर बेल अगर है तो वो अप्लाई कैसे करते हैं ये हम देखेंगे कि कैसे होती है। तो कैसे अप्लाई होगी? मजिस्ट्रेट के सामने आप अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं बेल का, और सारी चीजें दी जाती हैं कि एफआईआर की डिटेल क्या है, अक्यूज जो अपराधी है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका पहला अपराध है या फिर दूसरा है या पहले कहीं कर चुका है। ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं और ये भी बताना पड़ता है कि वो कहीं पर भी नहीं भागेगा। और जो गवाह वगैरह हैं उनको परेशान नहीं करेगा, उनको अ, धमकाएगा नहीं, और जो सबूत वगैरह है उनको खराब या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं करेगा। कोर्ट जो है, जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो दूसरी पार्टी होती है, उसको नोटिस भेजता है, और उसकी जो आपत्ति वगैरह है वो उसकी आपत्ति वगैरह जब प्रोसिक्यूशन जो है वो दाखिल करता है तो न्यायालय दोनों पक्षों को देखता है और फिर देखता है कि उन्हें जमानत देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष को सुनकर जमानत दे दी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही जमानत मिलती है। अगर जमानत मिल जाती है तो क्या होता है, शर्तों सहित बंद पत्र पर हस्ताक्षर, मतलब जो शर्तें होती हैं और जो बेल बॉन्ड होता है उस पर हस्ताक्षर होते हैं। इसमें गारंटर वगैरह भी ले ली जाती है। अगर रिजेक्ट हो जाती तो क्या होता है, सत्र या फिर उच्च न्यायालय में जमानत का आवेदन दिया जाता है। कोर्ट की कंसिडरेशन, न्यायालय क्या देखता है इसमें? आरोप की गंभीरता देखता है, पूर्व आपराधिक इतिहास के अपराधी ने क्या पहले में कभी अपराध किए थे, न्याय से भागने की संभावना, मतलब वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा, ये चीजें हैं। या फिर जो सबूत है उनको डिस्ट्रॉय तो नष्ट तो नहीं कर देगा, ये चीजें हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है तब जमानत दी जाती है। बेल की कंडीशन क्या होती है? जमानत की जो शर्तें हैं वो क्या है? साप्ताहिक थाने में उपस्थिति, सप्ताह भर में थाने में उपस्थिति देनी अनिवार्य होती है। सरेंडर
पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ता है ताकि वो विदेश न भाग जाए आरोपी। और विटनेस जो गवाह होते हैं उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा या फिर कंप्लेनेंट से नहीं रखेगा, और कोर्ट में टाइम से आएगा जब भी तारीख पड़ेगी तो। एक हो गई अग्रिम जमानत होती है, धारा 482 बीएनएसएस में दी गई। ये क्या होता है? अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठी एफआईआर है या फिर कोई संज्ञेय अपराध हो गया है और उसमें आपको लगता है कि आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो उसमें आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली जो भी एफआईआर होती है और आप अरेस्ट होते हैं उससे पहले जो पहले लगाई जाती है ताकि आपको अग्रिम जमानत मिल जाए। इसमें साफ लिखा है कि अप्लाइड बिफोर अरेस्ट ऑन अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, मतलब गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी का जो गिरफ्तारी का जो आशंका है उससे पहले इसको अप्लाई किया जाता है। सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसको दे सकता है, मतलब सत्र न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय दे सकते हैं। एक बार ग्रांट की जाती है तो बिना पुलिस मजिस्ट्रेट साहब की या फिर जज साहब की परमिशन के उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये टाइम बाउंड होती है, मतलब इसमें हो सकता है कुछ टाइम के लिए दी हो या फिर हमेशा के लिए दी हो। ये दोनों चीजें डिफाइन रेफर करते हैं कौन? जज साहब डिसाइड करते हैं। और ये क्या है, आवेदक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है जब भी न्यायालय उन्हें बुलाता है तो। ग्राउंड्स फॉर एबी मतलब एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत के आधार क्या है? अगर उसको लगता है अजमानती मामले में गिरफ्तारी की उचित आशंका है, मतलब ऐसा कोई अपराध है जिसमें जमानत नहीं मिलती है, उसमें उचित आशंका है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसे में वो जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉल्स इम्प्लीकेशन या फिर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मतलब झूठा फंसाया जाना या फिर दुर्भावनापूर्ण कोई मुकदमा कर दिया किसी ने उस बदला लेने के लिए, तो उसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। नो फ्लैट रिस्क, नो एविडेंस टेम्परिंग, मतलब भागने का या फिर साक्ष्य को छेड़छाड़ करने का जोखिम नहीं है, तो फिर अग्रिम जमानत दे दी जाती है। अग्रिम जमानत का मतलब क्या नहीं है? ए बी डज नॉट मीन हमेशा के लिए गिरफ्तारी से छूट, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोर्ट की परमिशन से गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, फ्रीडम टू इवेट कोर्ट प्रोसीडिंग, जो न्यायालय की जो प्रक्रिया है उससे छूट नहीं है, आपको वहां पर बराबर आना पड़ेगा। एप्लीकेशन रूल्स इन लाइक रेप केसेस, पॉक्सो, इन चीजों में बहुत ही ना के बराबर ही एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, वरना नहीं दी जाती है। ये तीनों चीजों की डिफरेंस है कि रेगुलर बेल कब दी जाती है और एंटीसिपेटरी बेल कब दी जाती है। कब आवेदन किया जाता है? गिरफ्तारी के बाद रेगुलर बेल में आवेदन किया जाता है और गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत के लिए। कौन सी कोर्ट डिसाइड करती है मैटर को? तो मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट रेगुलर बेल में देखते हैं और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट देखते हैं एंटीसिपेटरी बेल। लीगल प्रोविजंस क्या है? 478 सेक्शन, 479, 480 ये बीएनएसएस के सेक्शन है। ये रेगुलर बेल की बात करते हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए 482 सेक्शन बात करता है। कौन अप्लाई कर सकता है? तो अरेस्टेड अक्यूज्ड या लॉयर, मतलब गिरफ्तार अभियुक्त जो है वो या फिर उसका वकील है, और इस यहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति कर सकता है, गिरफ्तारी से भयभीत व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट है हमारी चीज के जो चार्जशीट या फिर विचारण होता है तब किए जा सकता है, और ये न्यायालय की इच्छा है तब दे सकते हैं वो जमानत। रिलीज फ्रॉम कस्टडी, इसमें कस्टडी से रिलीज होता है, इसमें बिना कोर्ट की परमिशन से उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अभियुक्त को। डिफॉल्ट बेल आ जाती है हमारे, डिफॉल्ट बेल 187 में दी गई, सेक्शन 187 बीएनएसएस। इसमें क्या, यदि पुलिस या मजिस्ट्रेट निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं तो फिर जमानत का अधिकार मिल जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल या उससे ऊपर का कोई क्राइम किया है और उसमें 60 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, तो फिर उसको डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है और उसको डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। दूसरा है कि अगर किसी ने 10 साल से नीचे का क्राइम किया है, कम का क्राइम किया और 90 दिन के अंदर जो है एंटीसिपेटरी बेल वो चार्जशीट नहीं दाखिल की जाती तो उसको डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। अगर चार्जशीट ही दाखिल नहीं की गई है तब भी मिल जाएगी उसको डिफॉल्ट बेल। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, इस हिसाब से मिलती है।
नेक्स्ट हमारा बेल कैंसिलेशन और अंडर ट्रायल प्रिजनर की बेल कैसे होती है। तो बेल कैंसिलेशन कैसे होती है, तो इसकी कोई कंडीशन है जो कि ये है, जमानत का दुरुपयोग कर रहा है, जैसे कि गवाह से छेड़छाड़ कर दी, टेम्परिंग विद विटनेस, वायलेशन ऑफ बेल कंडीशंस, जमानत की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन कर दिया, जो अक्यूज है वो भागने की कोशिश कर रहा है या फिर न्यायालय में नहीं आ रहा है, तो फिर कैंसिल हो जाएगी बेल। जमानत के दौरान कोई नया अपराध कर दिया तो भी बेल कैंसिल हो जाएगी। अगर कोई नया एविडेंस या फिर सबूत मिल गया है कि इसमें अपराधी के खिलाफ, तो भी उसकी जमानत क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, मतलब रद्द हो जाएगी। और कैंसिलेशन कौन कर सकता है, जो जमानत है उसको रद्द कराने के लिए अप्लाई कौन करता है, वो करता है हमारे प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, पुलिस वाले कर सकते हैं, या फिर कंप्लेनेंट कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट दैट ग्रांटेड बेल, उस न्यायालय के समक्ष कर सकते हैं जिन्होंने बेल दी थी, जमानत दी थी। अंडर ट्रायल बेल वो होती है जो कि ट्रायल चल रहा है और उसमें जमानत के लिए अप्लाई की जाती है। वो कैसे की जाती है, अगर कोई व्यक्ति जो आधी या फिर उससे अधिक जो है सजा काट चुका है उसमें, तो उसके लिए अंडर ट्रायल ट्रायल बोलेंगे और उसमें जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है जैसे एक्सेप्शन है, कुछ पनिशेबल विद डेथ होते हैं जो केसेस, उसमें अगर किसी ने 1/3 जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो काट लिया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। एप्लीकेशन इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ऐसे अपराध जिनमें बेल नहीं मिलती है, उनमें ये चीजें चल जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा कि प्रैक्टिकल टिप्स क्या है इनके लिए, तो एंटीसिपेटरी बेल है, फाइल एबीबी फॉर एफआईआर इज इवन रजिस्टर्ड इफ यू सेंस ट्रबल, मतलब एंटीसिपेटरी बेल जब रजिस्टर कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपको अरेस्ट कर लिया है। डिफॉल्ट बेल आपको बताई दी है मैंने, जो टाइमिंग होती है उससे, अगर उसके बीच में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो फिर डिफॉल्ट बेल के अप्लाई होते हैं, अप्लाई किया जाता है। ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो आपको ड्राफ्ट करनी करनी है, तभी तो आप बेल लगाएंगे। और उसके जो है एप्लीकेशन जो ड्राफ्ट की जाती है बेल की, वो चीज़ भी यहाँ पर वीडियो में डाल दूंगा किसी दिन, तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट हमारा न्यायालय का क्रम क्या है, तो भाई ये मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे चलता है। श्योरिटी रिडक्शन है, जमानत की जो राशि है वो कम बढ़ हो सकती है। कंप्लायंस इसकी शर्तों का पालन अगर करेंगे तो बचे रहेंगे, वरना फिर आपकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। ये केसेस है हमारे, जो संजय चंद्रा का केस है। नेक्स्ट हमारा सुशीला अग्रवाल का केस, ये दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अगर आप वकालत करते हैं या फिर वकालत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये दोनों केस बिल्कुल लिख लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि ये जब भी आप बेल लगाएंगे तो उसमें इन दोनों केसेस को मेंशन करेंगे, तो आपकी बेल अप्रूव होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हमारा चार्ट, क्विक रेफरेंस चार्ट, ये आप कॉपी में भी आराम से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी है कई सारी चीज़ें, बेलेबल राइट क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, एंटिसिपेटरी बेल और डिफ़ॉल्ट बेल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और भी चीज़ें पढ़ी हैं डिफरेंस वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।